सुश्रुत निदान चैप्टर नंबर 13 हम लोगों का चल रहा था। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का और हम लोगों ने कुनख तक कर लिया था। श्लोक नंबर 22 से आज हमें करना है अनुशयी। अनुशयी में बड़ा बड़ा लिख लेंगे, ये कफज व्याधि है। ठीक है, इसको मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में, ध्यान से सुनेंगे। कफ के प्रकोप से गहरी धातुओं में उत्पन्न स्वल्प शोथयुक्त त्वचा के समान वर्ण की शरीर के ऊर्ध्व में स्थित एवं भीतरी भाग में पकने वाली पीड़िका होती है ये। तो ये ऊर्ध्व भाग में स्थित अनुशयी जो आश्रय देता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो इसलिए ऊपर याद रखना है इसमें। ठीक है, ऊर्ध्व जत्रु में ये स्थित होती है, अंतः प्रपाक पीड़िका होती है। कफज दोष याद रखना है। ठीक है, और सेम कलर की होती है तो स्ववर्ण उपरिस्थिताम, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, अभिघात से क्या उत्पन्न होता है सुप्रिया? कुनख या फिर चिप? सुप्रिया नहीं पता मैम। अभी जैसा लग रहा है कि होश में नहीं आई है सुप्रिया पूरी तरीके से। कल बताओ नैन्सी, अभिघात से क्या उत्पन्न हो रहा है, कुनख या फिर चिप? मैम कुनख। ठीक है, गुड। और जिज्ञासा बताएंगी कि चिप के पर्याय क्या हैं? मैम छतनक और उपनक। ओके, गुड। काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ पढ़ के आए हैं और काफ़ी लोग बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, अभी हमें समझ आ जाता है। अभी 1-2 दिन बाद भी पूछूंगी ना तो व्याधियों के नाम तक नहीं, दोष और लक्षण तो बहुत ही दूर की बात है, नाम भी ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है रिविज़न करना, क्योंकि ऐसी व्याधियाँ हैं जो कभी सुनी नहीं है। अनुशयी कभी सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से एक बार बस व्याधियों के नाम ही पढ़ लीजिए, सिर्फ दोष पढ़ लीजिए। मैंने टेबल भी बोला था, 3 टेबल बनाने के लिए। किस किस ने बनाई है? हैंड रेस करें। किसी ने नहीं बनाई टेबल? मैंने बताया था ना कैसे बनाना है, नाम, दोष, आकार, फिर लक्षण। ठीक है, आज बनाएंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विदारिका। विदारिका में एस लिख लेंगे बड़ा बड़ा, सन्निपात। चरक ने इसको वी और के बोला है। हम पढ़ते हैं चरक में इसे वातज और कफज बोला है। ठीक है, विदारिका एक कफज प्रमेय पीड़िका भी होती है। पढ़ा हुआ है मैंने सभी के अनुसार। मशहूर पुत्र की पुत्री विदा हुई, ऐसे करके ट्रिक पढ़ी थी हमने। ठीक है, याद होगा मैम जिसको अपने भी। चरक के अकॉर्डिंग क्या दोष बताया? ये वात और कफ दोष होता है। वी से स्टार्ट हो रहा है, कफ पे ख़त्म हो रहा है। तो जब चरक हम पढ़े थे तो मैंने यही आप लोगों को इंडिकेशन बताया था कि इससे याद रखना है। वात से शुरू हो रहा है, कफ पे ख़त्म हो रहा है, तो वात और कफ दोष हैं विदारिका में। ठीक है, श्लोक नंबर 23 हम लोगों का चल रहा है, जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं। सन्निपातजी आचार्य सुश्रुत के अनुसार है और प्रमेय पीड़िका भी होती है। तो ये क्या है? विदारी कंदवत वृत्ता। विदारी एक कंद होता है, उसके समान
इसका आकार है। ठीक है, सेकंड हाफ में रक्ताम विदारिका विद्यात् सर्वजा सर्व लक्षणम, और होता क्या है, कक्षा वंक्षण संधिषु। कक्षा और वंक्षण की संधियों में ये वृत्त और रक्त वर्ण की पीड़िका होती है। रक्ताम विदारिका, ठीक है, गोल गोल और रेड कलर की फुंसी होगी, गोल गोल और रेड कलर की कहाँ होगी, कक्षा में और वंक्षण में। ठीक है, इंग्वाइनल रीजन में और अंडर आर्म्स इस टाइप से। ठीक है, शर्करा अर्बुद देखेंगे। शर्करा अर्बुद में लिखेंगे वात, कफ और मेद। शर्करा अर्बुद हमने पढ़ा था ना, वात और कफ में शर्करा और दारू पीते इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें मेद हमें एक्स्ट्रा याद करना है, तो शर्करा से हमें मेद याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें वात, कफ और मेद, मेद यानी फैट है। ठीक है, तो फैट जो है, जो शर्करा है, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, कार्ब इस टाइप से थोड़ा याद रखें। ठीक है, तो फैट तभी बढ़ेगा जब हम कार्ब लेंगे, शुगर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो वर्ण होता है वो भी मधु से ही स्टार्ट होता है। 24 श्लोक पे लास्ट वर्ड मधु सर्पी वसा निभम, ऐसा स्त्राव होता है कैसी ग्रंथि में। ठीक है, स्रवत्य आश्रम अत्यर्थम तत्र वृद्धि गतो अनिलः, ये हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ 24 श्लोक का सेकंड हाफ और 26 श्लोक का फर्स्ट हाफ। दुर्गंधम क्लिन अत्यर्थम नाना वर्ण ततः सिरा। बाकी जो पूछा गया है वो स्त्राव ही पूछा गया है और दोष पूछे गए हैं, दो चीज़ों के अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बस मेद याद रखना है, तो मेद आप लोगों को शर्करा से याद रखना है। और शर्करा और मधु दोनों ही मधुर मधुर होते हैं, और मधु, वसा और सर्पी। ठीक है, शहद और जो घी है वो साथ में नहीं लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी याद रह जाएगा अपोजिट। ठीक है, और वसा एक अलग से याद रखना है, वसा मतलब फैट ही होता है। ठीक है, और शुगर से फैट बढ़ता है, तो ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। समझ आए सभी को? समझ आया सभी को एवरीवन? हैंड रेस करना है सभी को, ताकि मुझे पता चले कौन कौन जागा है, कौन कौन सो गया है। ठीक है, देखेंगे 28 पाददारी परिक्रमणशीलस्य, ये किसका लक्षण है, ये पूछा जाता है। परिक्रमणशीलस्य, यहाँ पे लिखेंगे जो मनुष्य देखेंगे सदा घूमता फिरता है, उसके अत्यंत रुक्ष हुए दोनों पाँव में, तलवों के आसपास किनारों पर एड़ी वायु पीड़ाजनक दरारें पैदा कर देती है ना, ये तो पता ही है सभी को। एड़ियाँ फटना, क्रैक हील्स, परिक्रमणशील से एक छोटा सा वर्ड याद रखना है बस, पाददारी का है। नेक्स्ट कदर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कदर में एक चीज़ पूछी जाती है, कोल मात्र, कोल मात्र को सर्कल कर लेंगे सेकंड लाइन में, सेकंड हाफ में फर्स्ट वर्ड कोल मात्र, क से कोल, क से कदर, सन्निपाता जाइए।
और बाकी सामान्य मैं पढ़ देती हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। देखो सिर्फ कोल ही पूछा जाता है इसमें। चलते फिरते समय शर्करा आदि से बार बार चोट या टक्कर खाने अथवा कांटे आदि से क्षत होने पर मेद रक्त का अनुसरण करते हुए कुपित दोषों से मनुष्य के पाँव में जो कील युक्त स्पर्श में कठिन एवं चारों ओर से निम्न मध्य में उन्नत तथा बेर के स्वरूप की पीड़ादायक गांठ उत्पन्न होती है, वो फूटने या काटने पर जिससे स्राव बहता है उसे हम कदर कहते हैं। भोज ने इस कदर का मांस कील नाम रखा है तथा हाथ और पांव दोनों में होना बताया है। ये लाइन आप लोग हाईलाइट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने, जो बहुत किसान होते हैं, जो बहुत काम करते हैं खेतों में, नंगे पैर, चप्पल जूते नहीं रहते, जो श्रम मजदूर रहते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती। ये ट्रिक है याद करने की, किसानों की कोई कदर नहीं होती। तो इसमें ये सन्निपातज है। और मेद और कफ, इसको भी आप लोग सर्कल कर लेंगे, मेद और कफ। कैसा ये शोध हो रहा है? कील युक्त कठिन कोल मात्र K3 के कील युक्त कठिन और कोल मात्र। कील कठिनो कोल मात्र 30th श्लोक में लिखा है। इसमें स्राव हो भी सकता है और स्राव नहीं भी हो सकता। ठीक है। समझ आ गया होगा। इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। अलस देखेंगे। अलास एक जीवागत रोग है, अलस एक क्षुद्र रोग है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मुख रोग, उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दंतगत रोग, दंतगत रोग कितने होते हैं? 17। 8। दंत मूलगत रोग 15। जीवागत रोग 5। कंठगत रोग 17। सर्वगत रोग 3। याद रखना है सभी को। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक है ना, शालाक्य तंत्र का। तो यहाँ पे अलास पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है कॉलेज में अभी? जीवागत रोग पढ़ा है क्या अभी? नहीं, ये एक जीवागत रोग है, याद रखना है। अलस है ये, ठीक है, अलास नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रिक बता रही हूँ कि ये वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है। तो कैसे याद रखना है? आलस में वर्षा ऋतु में पड़े हैं। ठीक है। तो ऐसा पूछा जाएगा कि वर्षा ऋतु में कौन सा ज़्यादा रोग होता है, तो अलस आंख बंद करके टिक कर देना है। ठीक है। और अलास भी रहेगा उसमें ना, तो ला हमें ऊपर ला बोलने के लिए ऊपर तक जीवा उठाना पड़ता है, तो इतना आलसी हैं कि ऊपर तक नहीं उठा रहे हैं जीवा ना, तो इसलिए वो आलस है, अलास, इसलिए वो जीवागत रोग है। ठीक है। अलास इस टाइप से नहीं भूलेगा। ठीक है। यहाँ पे कंडू दाह रुग, कंडू कफ के कारण, दाह पित्त के कारण, रुग वात के कारण, दृष्ट करदम, करदम मतलब कीचड़।
ठीक है। तो वर्षा ऋतु में निरंतर जल कीचड़ संपर्क से पैर की अंगुलियों में क्लिन्नता और ये कंडूदाह पीड़ा होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। पैर की उंगलियां गल जैसी जाती हैं ज़्यादा जो पानी में रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खालित्य। ये तो सभी को पता होगा। खालित्य पलित भी हम पढ़ेंगे, है ना, 36 श्लोक नंबर में। ये त्रिदोषस प्लस रक्तज होता है। इसको हम इंद्रलुप्त रुजिया भी कहते हैं। इसमें जो वात और पित्त दोष रहता है वो रोम कूपों में जाकर बालों को गिराते हैं, और जो कफ और रक्त दोष होता है वो जो स्रोतस है, रोमकूप है, उनके मार्ग का अवरुद्ध करते हैं। इस टाइप से ये त्रिदोषज और रक्तज होता है। मैं पढ़ दे रही हूँ, समझ आ गया होगा क्या है, कौन सा दोष क्या काम कर रहा है। देखो, वात के साथ मिला हुआ पित्त वीआईपी, देखो वीआईपी लोग ही वो करवाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, है ना। जो गरीब है वो कहाँ करवा पाएगा, उसको तो आजीविका के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल रहता है, तो वो कहाँ बालों की चिंता करेगा, है ना। तो वीआईपी से याद रखता है इसे। ठीक है, वीआईपी लोग ही हेयर ट्रांसप्लांट और ये रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और ये सारी चीज़ें करवाते हैं। इसमें बालों को गिरा देती है तथा उसके अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ, रक्त और कफ को रोकों से याद रखेंगे, रोमकूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान में दूसरे बाल पैदा नहीं होते। ठीक है, रुजिया को सर्कल कर लेंगे। तो रोको, रोको अवरुद्ध कौन कर रहा है, रोको, र से रक्त, क से कफ, रोको रोको, अब नहीं आने देना है, बालों को अब नहीं आने देना, अवरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे याद रखना है। वीआईपी रोको, ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विमर्श में हाईलाइट कर लें। सुश्रुत ने इंद्रलुप्त, खालिद और रूहा को एक ही माना है। वाग्भट ने बालों का सहसा गिरना इंद्रलुप्त और धीरे धीरे गिरना खालित्य माना है। एक साथ गिर गए तो इंद्रलुप्त, धीरे धीरे मतलब खालित्य, हेयर फॉल। ठीक है, दारूणक देखेंगे, वात और कफ लिख लेंगे बड़ा बड़ा। दारू पीते हमने देखा था ना। कंडूरा रुक्षा केश भूमि प्रपाट्यते, डैंड्रफ टाइप, हम इसे थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। बस फर्स्ट हाफ ही इसमें हमें हाईलाइट करना है। केश भूमि प्रपाट्यते, केश भूमि फटती है, दरारों से युक्त हो जाती है। ठीक है, स्पर्श में कठिन होती है, रुक्ष, कंडू और दरारों से युक्त हो जाती है। दारू नख, दोष तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वो ट्रिक याद करी थी, तो उससे ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस रुक्ष, कंडू और दरारें होती हैं स्कैल्प में। ठीक है, अरुंशिका देखेंगे, कफ और रक्त। कफ और रक्त। बहुवक्त्राणी, बहुक्लेदिनी मूर्धनि, कफ और रक्त तथा कृमि इसके प्रकोप के कारण मनुष्य के सिर में अनेक छोटे छोटे मुख वाली अत्यधिक स्राव युक्त पीड़िकाएं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी पीड़िकाएं होंगी जिनको हम टच भी करेंगे तो पस पूए निकलने लगेगा।
एक्जिमा ऑफ द फेस एंड स्कैल्प। कर से याद रखेंगे, कर। दो चीज़ें हमें याद रखनी है, बहुत मुख वाली और काफ़ी ज़्यादा क्लेद वाली, ठीक है। जो 8 प्रमेय पीढ़िका हैं काश्यप अनुसार, उन्होंने ये माना है। बच्चों में होता है ना, बच्चों में देखा भी होगा आप लोगों ने बहुत कॉमनली, अनप्रिविलेज्ड या फिर ऐसे भी बच्चों में काफ़ी मिलता है ये, जो प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते। कफ, रक्त और कृमि। कृमि भी याद रखेंगे, कफ, रक्त, कृमि, कोपन। कृमि भी याद रखेंगे, ठीक है। पलित देखेंगे, पी लिख देंगे बड़ा बड़ा। पित्तज, पलित। पित्तज की ट्रिक हमने पढ़ी थी ना, विवृता कक्षा, जाल, गर्दभ और पलित। विवृता की कक्षा में जाल पढ़ते हैं, तो पढ़ते से पलित याद रखा है, ठीक है। तो इसमें विसर्पवत सर्पयति याद रखना है हमें। अच्छा, इसमें नहीं है क्या वो, देखेंगे नेक्स्ट। क्रोध, चिंता, श्रम से पैदा हुआ। शरीर की उष्णता और पित्त सिर में जाकर बालों को पका देते हैं और उससे पलित रोग होता है। तो ज़्यादा क्रोध नहीं करना है ना, चिंता, टेंशन, मानसिक जो मन है उसमें ज़्यादा दबाव नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना है, तो पलित रोग नहीं होगा। इसका जो निदान है वो ही इम्पॉर्टेंट है बस। वाग्भट ने पलित 4 प्रकार का माना है, क्रोध, शोक और श्रम। 3 चीज़ें ही बस हाईलाइट करना है, ठीक है। पलित क्या होता है? ग्रे, मैम बालों का पक हाँ ग्रे। मसूरी का देखेंगे, इसमें दाह, ज्वर, रुजावंतम, ताम्रा, स्फोटा, सपीतिका, इतना ही हाईलाइट करना है। देखो सारे शरीर में मुंह और गले के भीतर पीलापन लिए हुए ताम्र वर्ण के स्फोट जो शरीर के भीतरी दाह, ज्वर, पीड़ा के जनक हैं, उन्हें मसूरिका कहते हैं। चरक में हम कफ और पित्त दोष इसमें पढ़ते हैं। ताम्र स्फोट इसमें आप लोगों को हाईलाइट करना है। देखो कैसे याद रहेगा, एक मसूर की दाल होती है ना, पता है सभी को? किस किस को पता है? मसूर की दाल होती है ना, तो वो कैसे कलर की होती है? ऐसे याद रखो कि ताम्र कलर की होती है, ठीक है। रक्त कुछ रेडिश ताम्र जैसी ही रहती है ना, ऑरेंजिश टाइप, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ताम्र नहीं भूलेगा उससे, ठीक है। ठीक है, चरक में मैंने ये ट्रिक आप लोगों को एक बताई थी, के और पी वाली मसूरी में रोमांस कर रहा है, इस टाइप से विदारिका और मसूरी का दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ ही मैंने ट्रिक लिखवाई थी, अगर याद होगा किसी को। जिज्ञासा याद है? मैम आप लिखवाई तो थी, बट क्या लिखवाई थी ये नहीं याद है। यही ट्रिक लिखवाई थी, यही। मतलब ऐसे आप बोलती है तो हाँ रिकॉल होता है कि ऐसा कुछ सुना हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आता है। चलो ये अच्छी बात है, सुना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे विमर्श में, 9वीं लाइन में, 9वीं भाव प्रकाश ने नीचे से 9वीं विमर्श में ही इसी पेज में। भाव प्रकाश ने मसूरिका तथा शीतला भिन्न भिन्न माना है। दोष अनुसार यहाँ पे वात, पित्त, कफ, रक्त, त्रिदोष जैसे 5 भेद और रस, रक्तादि, शुक्रांत, आश्रय भेद
से 7 प्रकार की मसूरी का मानी है। आश्रय भेद से 7 लिख लेंगे साइड में, आश्रय भेद से 7। शीतला क्या है? चिकन पॉक्स से हम कोरिलेट कर सकते हैं, वेरिसेला। भाव प्रकाश ने इसके 7 भेद माने हैं, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। भृंगणी शीतला, कोद्रव शीतला, पाणी सहा, सर्षपिका, राजिका, चर्मजा। फॉर नॉलेज ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे भेद पूछे नहीं जाते, याद नहीं रखना है एक एक भेद, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ पढ़ा हुआ है थोड़ा। देखेंगे 38 श्लोक। मुख दूषिका क्या होते हैं? ये पिंपल होते हैं। ये पिंपल होते हैं। VKR लिख देंगे और पित्त लिख के क्रॉस कर देंगे। शाल्मली कंटक प्रख्या, शाल्मली कंटक आप लोगों को याद होगा। शाल्मली को घिस के पानी में और पिंपल पे लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी पिंपल ठीक भी होता है और मार्क भी नहीं रहता है ना। तो मुख दूषिका पहले तो ये समझ जाना चाहिए कि ये एक पिंपल है, ठीक है। और ये शाल्मली वाला एक वर्ड याद होना चाहिए। कौन से? इसको युवान पीढ़िका भी कहते हैं, ठीक है। त्रिदोषज होता है, त्रिदोषज में हमारा ये पित्त नहीं है, क्योंकि पित्त कई बार ऐसा लगता है पिंपल में पित्त तो होगा ही सही, पाक होता है, ठीक है। रक्त है, पित्त नहीं है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको हम कवर से याद रख सकते हैं। लिखो C छोटा लिखो O, फिर V बड़ा लिखो, फिर E छोटा लिखो, फिर R बड़ा लिखो। इंग्लिश में लिखना है। KVR, KVR है ना, अब नहीं भूला जाएगा ये। और युवान पीढ़ी का भी कहते हैं, यंग लोगों को होता है, कभी भी बुढ़ापे में पिंपल नहीं होता, यंग लोगों को ही होता है। तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि इतने पिंपल क्यों हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप यंग हैं, ठीक है। इसको हम कमर से भी याद रख सकते हैं। कमर, कफ, म से मारुत और र से शोणित, क से कफ, एम से मारुत और शोणित। क्योंकि मारुति लिखा है ना, देखें श्लोक में फर्स्ट हाफ में मारुति लिखा है, तो कमर से भी याद रख सकते हैं। मेरे को ये हमेशा कवर से याद रखता है, क्योंकि मारुत से कई बार हम लोग मेद या उसमें जब थोड़ा टाइम कम रहता है ना, तो इतना दिमाग हमारा चल नहीं पाता। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग कर सकते हैं। कमर से याद हो जाए तो कर लेंगे, ठीक है। पद्मिनी कंटक देखेंगे, वात और कफ लिख लेंगे बड़ा बड़ा, है ना। पद्मिनी कंटक मैं आशा से पूछ रही थी और वो पढ़ाया ही नहीं गया है बेचारी। वात और कफ से ये उत्पन्न होता है। और मैंने बोला था कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोल रही है पढ़ा है। मैम वो मैं थोड़ा आगे देखती वो तो इसलिए मुझे लगा पढ़ा हुआ है, और मैं ट्रिक भी बनाई थी इसमें सारा वाला का अलग से, तो मुझे लगा मैं पढ़ी हूँ, लेकिन ठीक है, तुरंत रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक। देखो, वात और कफ से उत्पन्न तथा कमलिनी के कांटों के समान, कांटों से भरा हुआ तथा गोल कंडुयुक्त पांडु रंग के मंडल को पद्मिनी कंटक कहते हैं। इसमें सिर्फ हमें वात और कफ दोष याद रखना है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ये। कुछ चीज़ें जैसे मंडल है, जो कमल होता है वो मंडल के फॉर्म में होता है, गोल गोल होता है ना कमल, वैसे हम याद रख सकते हैं। और
पद्मावती, पद्मिनी से पद्मावती, वती से वृत्त याद रख सकते हैं। वृत्त देखो, सेकंड वर्ड देखो, फर्स्ट हाफ में सेकंड वर्ड वृत्त, पद्मावती। पद्मावती तो सभी ने मूवी देखी होगी, हाँ, तो पद्मावती वृत्त है, गोल होता है कमल, मंडल, ठीक है, पांडु मंडलम। नेक्स्ट देखेंगे जतुमणि। जतुमणि कफ और रक्त के कारण है ये दोष। नीरुज, इसमें पीड़ा नहीं होती, सहज है मतलब कॉन्जेनाइटल है। जतुमणि कॉन्जेनाइटल है। इसमें क्या हो रहा है, कफ और रक्त के कारण उत्पन्न वेदना रहित चारों ओर समान उभरा हुआ मंडल की ओर सहज लाल और लक्षण होता है, इसे जतुमणि कहते हैं। कॉन्जेनाइटल मोल। दोष क्या है, कफ और रक्त। सहज को सर्कल करेंगे और नीरुज को सर्कल करेंगे बस। मशक देखेंगे, इसमें भी पेन नहीं होता, जो मस्सा होता है उसमें पेन नहीं होता, ठीक है। सेकेंड हाफ में हाईलाइट करेंगे, माश वत कृष्ण उन्नत अनिल मशकम, वात, वात के कारण होता है, वात लिख लेंगे बड़ा बड़ा, ठीक है। और ब्लैक कलर का होता है, उभार चिन्ह दिखाई देता है, एलिवेटेड मोल। नेक्स्ट तिल कालक, तिल तो सभी को होता है ना कहीं। निरुजानी, रुजा नहीं होती, बस इतना ही हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट न्यच, ये हिंदी देखेंगे, शरीर के किसी भाग पर बड़ा छोटा श्याम सफ़ेद तथा पीड़ा रहित सहज जन्मजात चिन्ह को न्यच कहते हैं। सहज और निरुज ये भी होता है। सहज और निरुज अभी क्या पढ़ा था, जतुमणि भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। और किसी भी भाग पर होता है ये, ठीक है। शरीर के किसी भी भाग में बड़ा छोटा वाइट श्याम वेदना रहित ये हो सकता है, ये अच्छा, ठीक है। व्यंग देखेंगे, वात और पित्त। व्यंग झाइयाँ जो होती हैं, क्यों होती हैं झाइयाँ, क्रोध परिश्रम करने के कारण वात पित्त के साथ संयुक्त होकर मुख प्रदेश में आकर अकस्मात मंडल उत्पन्न होते हैं। पीड़ा नहीं होती, पेन नहीं होता, अल्प श्याव रंग का होता है। रिवर्सिबल है अगर झाइयाँ हो गई हैं। यूजुअली प्रैक्टिकली प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा मुख्य तौर से हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रोध और परिश्रम के कारण ये होता है, ठीक है। वात और पित्त। व्यंग, व्यंग की हमने ट्रिक भी पढ़ी थी ना, व्यंग उसमें ही ले लिया था, शायद नहीं लिया था मैंने, आप लोगों को ट्रिक लिखवाई थी क्या, लिखेंगे वात और पित्त की ट्रिक। वृद्ध लिखवाई थी ना, वृद्ध इंद्र चुप है वीपी के व्यंग पर। और एक वीआईपी करके भी ट्रिक लिखवाई थी, इंद्र वीआईपी है और उनके चेले चपाटी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंद्र चुप है व्यंग पर। तिल कालक त्रिदोषस की आप लोग ट्रिक लिखेंगे, एक लिखेंगे
अलग अलग जगह बताया है, पर मैं एक जगह ही बता रही हूँ। देखो, तिल बी इंग्लिश में लिखेंगे ओनली बी एंड बी। अग्नि सा, जो बीबी वाइफ बीवी का तिल होता है वो अग्नि है ना, एक नंबर बढ़िया सा लगता है, बीबी अग्नि सा। तो तिल से तिल का अलग, पहले बी से वाल्मीकि, सेकंड बी से विदारिका, और अग्नि से अग्नि रोहिणी। ठीक है, रोहिणी में 3 दिन में मृत्यु हो रही है। 3 दिन में मृत्यु हो रही है क्या? 3 दिन में भी आचार्य ने मृत्यु बताई है ना। सुश्रुत के अलावा अन्य आचार्यों में चरक में बताया है। बाकी 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन में मृत्यु होती है। कैसे याद किया था हमने कि रोहिणी की कक्षा में, तो कक्षा में ये हो रहा है। ठीक है, कक्षा में होती है ये, इस टाइप से याद किया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नीलिका देखेंगे 47 श्लोक। व्यंग के समान ही लक्षणों वाला किंतु वर्ण में काला होता है। यहाँ पे श्याम वर्ण है, श्यामम मुखे व्यंग, यहाँ पे काला है कृष्ण। शारंगधर ने व्यंग के 4 भेद माने हैं, किंतु वाग्भट ने भी मुख से अन्यत्र होने वाले मंडल को ही नीलिका बोला है। मुख प्रदेश को छोड़कर शरीर के अन्य अवयवों पर होना। लिंग नाश का ये पर्याय भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परिवर्तिका। हाईलाइट करेंगे 48 श्लोक। मर्दनाद पीडनाद चापि तथैव अभिघाततः मेढ्र चर्म यथा वायु भजते सर्वचरः तथा वातोपसृष्टम, सर्कल कर ले, वातोपसृष्टम तू चर्म प्रति निवर्तते। इतना ही हाईलाइट करना है बस। तो मर्दनाथ हस्तादि से मर्दन करने पर, पीड़नाथ दबाने पर, तथैव अत्यधिक अभिघातात, कहीं अत्यधिक व्यवाय आदि के कारण अभिघात होने पर, चोट लगने में, सर्व शरीर संचारी व्यान वायु जब लिंग के चर्म में प्रविष्ट करती है तब वायु से आक्रांत हुआ वह चर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है और मणि के नीचे ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। ग्रंथि याद रखना है, नीचे हो रही है। ठीक है, नीचे एक ग्रंथि हो रही है और जो चर्म है वो ऊपर जा रहा है। चर्म प्रति निवर्तते। ठीक है, इस प्रकार वायु तथा अभिघात आदि आगंतुक कारणों से यह उत्पन्न होता है। इसके भेद, परिवर्तिका के भेद होते हैं वातज और कफज, 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद हो रहे हैं। पैराफाइमोसिस इसे कहते हैं। अब वो पार्टिका देखेंगे। इसमें अल्प योनि छिद्र वाली स्त्री के साथ बलात्कार होने पर चर्म, शिश्न चर्म जो है वो फट जाता है। अब वो पार्टिका मतलब फटना। ठीक है, कोई दोष इसमें नहीं है। भोज ने अब पार्टिका के 3 भेद माने हैं।
निरुद्ध प्रकर्ष देखेंगे 56। फाइमोसिस बोलते हैं इसमें व्यान वायु से दूषित शिश्न चर्म मणि को पूर्ण रूप से ढक कर मूत्र मार्ग अवरोध कर देते हैं। वातोपसृष्टम एव तु चर्म संश्रये मणिम। चर्म संश्रय जो चर्म है वो पूरा ढक जाता है तो फिर मूत्र त्याग नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये पेनफुल कंडीशन है। लास्ट लाइन में देखेंगे निरुद्ध प्रकर्षम विद्यात सरुजम वात संभवम। ठीक है, पेन है और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। निरुद्ध मणि कहा है वाग्भट ने। फाइमोसिस वैसे भी बहुत ही कॉमन है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये सिलेबस में भी है, सर्जरी होती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं सन्निरुद्ध गुद। इसमें भी वात लिख लेंगे। इसमें क्या हो रहा है, अपान वायु तथा मल मूत्रों का वेग रोकने से सन्निरुद्ध हो रहा है। सन्निरुद्ध इस टाइप से याद रखें कि जो भी वेग आ रहे हैं उनको रोकने से, वायु या मल का उनको रोकने से गुद मार्ग का संकुचित होना, सन्निरुद्ध गुद, जिससे कृच्छ पूर्वक मल त्याग होता है। ये कृच्छ साध्य रोग है। सन्निरुद्ध गुदम व्याधिर्मेन विद्या सुदुस्तर, मतलब कृच्छ साध्य सुदुस्तर। ठीक है, जो मल मार्ग है वो छोटा हो जाता है तो फिर बहुत पेन होता है मल त्याग करने में, कठिनता से मल त्याग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेग संधारण। ठीक है, अहिपूतना देखेंगे। अहिपूतना में 60 लाइन हाईलाइट करेंगे। सेकेंड लाइन ही करना है बस। अहिपूतन है ये, अहिपूतना नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन, मैंने तो बहुत बार क्वेश्चन देखा है कि कौन सा शूद्र रोग है और कौन सा बाल ग्रह है। पढ़ा है सभी ने, अहिपूतना पढ़ा है। अभी ये नहीं पूछूंगी कि क्या होता है। अहिपूतन एक शूद्र रोग है। ठीक है, कफ और रक्त इसमें दोष होता है। लास्ट में देखो 59 श्लोक में लास्ट वर्ड कफ और रक्त होता है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? इसमें शिशुओं की गुदा में कंडू, स्फोट, स्त्राव, घोर व्रण हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साफ सफाई नहीं रखते। इसको नैपकिन रैश भी बोलते हैं। देखो, शक्रित मूत्र युक्त गुदा को पानी द्वारा न धोने पर, बच्चे ने पॉटी करी और नहीं धोया हमने काफ़ी टाइम तक, तो अहिपूतन हो जाता है। ठीक है, हाइजीन नहीं रखेंगे तो ये रोग हो जाता है। फिर क्या होगा, बच्चे को कंडू, स्फोट, स्त्राव और व्रण, घोर व्रण हो जाएंगे। कंडू ये न ततः क्षिप्रम स्फोटा स्त्रावश्च जायते एकीवृतम व्रणैर्घोरम विद्यात् अहिपूतनम। ठीक है, वृषण कच्चू देखेंगे। ये भी बच्चों में होता है। कफ और रक्त इसमें दोष होते हैं। AIA PGET 2022 में ये पूछा गया है। हर AIA PGET में कुछ ना कुछ इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 1 या 2 पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। सेकेंड हाफ ही इसमें हाईलाइट करना है। ये क्या है? एक्जिमा ऑफ स्क्रोटम, स्नान और उत्सादन न करने वाले शिशुओं में, जो गंदे रहते हैं ज़्यादा, मतलब नहाते वगैरह नहीं है, तो उनके वृषण संधिशत मल शरीर और स्वेद के साथ मिलके कंडू और स्रावी स्फोट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कंडूय सेकेंड लाइन में कंडूय नाथ क्षिप्रम स्फोटा स्रावश्य जायते। देखो ये 60th श्लोक में फर्स्ट हाफ। ठीक है, निदान अलग अलग है।
यहाँ पे स्नान उत्सादन हीनस्य था। अहिपूतन में क्या है? पानी से हम नहीं धो रहे हैं। धौतेन अपाने शिशोर भवेद। शकृत मूत्र समा सुसु पॉटी सब लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्नान और उत्सादन है। और यहाँ पे वृषण वर्ड आता है। वृषण में जो स्पेग्मा होता है वो जमा हो जाता है। ठीक है, ये श्लेष्म रक्त प्रदोषज है। ठीक है, मैं पहले लिखवा दिया। गुदभ्रंश लास्ट, आखिरी व्याधि, एक लाइन की हिंदी में हाईलाइट करेंगे। रुक्ष तथा दुर्बल शरीर वाले मनुष्य के प्रवाहन, कुंथन तथा अतिसार से गुद बाहर निकल आती है। प्रोलैप्स, गुदा बाहर जाती है। किसी ने देखा है पेशेंट? हम लोग स्निग्ध करके हाथों से ही अंदर करते हैं। प्रवाहन और अतिसार बोथ हाईलाइट कर लेंगे। प्रवाहन और अतिसार। अतिसार जैसे ज़्यादा हो रहे हैं या तो जो ज़्यादा जोर लगा रहा है, जो वात प्रकृति या कॉन्स्टिपेटेड होता है वही ज़्यादा जोर लगा के करते हैं तो उससे भी बाहर आ जाती है गुदा। इसमें हम मूषक तेल गोफणा बंद बांधते हैं चिकित्सा में। ठीक है, एक चीज़ लिखेंगे भाव प्रकाश अनुसार। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। लिखेंगे मसूरिका एवं शीतला को भिन्न भिन्न माना है। ये मैंने हाईलाइट करवा ही दिया था। बड़ी माता और छोटी माता सुना होगा, गाँव में ऐसा बोलते हैं, बड़ी माता आ गई छोटी माता आ गई। बच्चों में फुंसियाँ हो जाती हैं रेड कलर की, फिर काफ़ी उसमें पूजा नहीं करते, छौंका नहीं लगाते, कहीं बाहर नहीं जाते, शुभ कार्य नहीं करते ना। ये हमारे, मैंने तो सुना है ये। शारंग धर्म में लिखेंगे 60 प्रकार के क्षुद्र रोगों में 4 प्रकार के व्यंग, 8 प्रकार के विस्फोट, 14 प्रकार की मसूरिका। पूछा गया है मसूरिका कितने कितने प्रकार की होती है? 14 की होती है, BSU में पूछा गया है ये। 7 दोषज और 7 धातुज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धातुगत ज्वर, मतलब धातुगत भेद किस किस के होते हैं? तो ज्वर लिखेंगे। ज्वर, जब मैंने ज्वर पढ़ाया था ना तब मैंने ये लिखवाया था। धातुगत ज्वर सबके नहीं होते। धातुगत भेद किस किस के होते हैं? ज्वर के, कुष्ठ के, और ये अभी पढ़ा मसूरिका के। ये BSU में पूछा गया, इसमें ऑल करके पूछा गया था कौन कौन सा सही है। ठीक है, शाम को मैं एक सुश्रुत सूत्र की रिवीजन क्लास लूँगी 6 बजे से। ठीक है।